हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम फिर से इंथैल्पी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इंथैल्पी किसी भी केमिकल रिएक्शन में किस तरह से चेंज होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इंथैल्पी जो है टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हम किरचॉफ्स इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि इंथैल्पी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंथैल्पी किस तरह से चेंज होता है। लेट्स कंसिडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, यानी ए कैपिटल बी हमारा रिएक्टेंट्स है और कैपिटल सी और कैपिटल डी प्रोडक्ट है। ठीक, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, जो एक किसी भी नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ए एंड बी आर आवर रिएक्टेंट्स एंड सी एंड डी आर आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो लेट हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, क्यू मीन्स जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या हीट रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन बट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये क्यू पी है। लेट क्यू पी क्या है? हीट एक्सचेंज है, यानी जो हीट एक्सचेंज हुआ है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी ये हीट एक रिएक्टेंट एब्जॉर्ब भी कर सकता है ड्यूरिंग रिएक्शन या ये हीट क्या भी हो सकता है, रिलीज भी हो सकता है। लेकिन ये हीट एक्सचेंज हो रहा है किस में? केमिकल रिएक्शन में, इन द केमिकल रिएक्शन, लेकिन टेकिंग प्लेस, लेकिन एट किस पे हो रहा है? शाबाश, कांस्टेंट प्रेशर पे। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होता है वही किसके बराबर होता है? इंथैल्पी के बराबर होता है। देयरफॉर चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हमने इंथैल्पी टर्म को डिफाइन किया था तो इंथैल्पी किसके बराबर था? चेंज इन इंथैल्पी किसके बराबर था? वो हीट एक्सचेंज, लेकिन जो किस पे हो रहा है? एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। और हमने वहाँ भी कहा था मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो हम लेबॉर्ट्री में कैरी आउट करते हैं वो किस पे हम करते हैं? एक कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। लेट एज्यूम फिर से, ठीक है, कि जो इंथैल्पी है किसका? इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, जो इस केस में क्या है? ए और बी, वो किसके बराबर है? एच आर के बराबर है। और इसी तरह एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है किसके बराबर होगा? शाबाश, एच पी के। ठीक है, देयरफॉर जब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो चेंज इन इंथैल्पी होगा वो किसके बराबर होगा? इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। तो किसके बराबर होगा? एच पी माइनस एच आर, विच इज इक्वल टू, चेंज इन इंथैल्पी किसके बराबर है? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट अगर बाहर आता है, गिवन आउट, या हम कह सकते हैं हीट रिलीज होता है, ठीक है, तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये आपको तो पता ही है, यानी वो रिएक्शन जहाँ पे हीट रिलीज होता है उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सच रिएक्शंस में, जो कि क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट जो है हमेशा कम होता है देन इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। यानी अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल बनाऊं, तो अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रहा है एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट का जो एनर्जी होगा इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो हमेशा क्या होगा, कम होगा देन रिएक्टेंट्स। और ये जो डिफरेंस है बिटवीन इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट एंड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, ये हमेशा, ये वाला जो डिफरेंस का जो एनर्जी होगा वो हमेशा क्या होगा, बाहर जाएगा या रिलीज होगा। तो इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर रिएक्टेंट बड़ा है, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट का इंथैल्पी ज़्यादा है और प्रोडक्ट का इंथैल्पी क्या है, कम है, तो माइनस वाला टर्म क्या है, बड़ा है, और प्लस वाला टर्म क्या है, छोटा है। तो हमेशा जो वैल्यू होगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि देखो इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा है, यानी माइनस वाला टर्म क्या है, ज़्यादा है, और प्लस वाला टर्म क्या है, कम है। तो माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, लेकिन टर्म साइन किसका रहता है, जो बड़ा है, यानी माइनस वाले का। तो डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और ऑन द अदर हैंड, ठीक है, अगर हीट जो है वो क्या हो, टेक इन करे, यानी जो रिएक्टेंट जो है हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रिएक्टेंट का इंथैल्पी जो होगा वो ज़्यादा होगा देन प्रोडक्ट। तो फिर से अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखूं, तो एनर्जी अगर ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट का एनर्जी जो है, ठीक है, प्रोडक्ट का एनर्जी जो है रिएक्टेंट के एनर्जी से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये रिएक्टेंट्स जो है एनर्जी को क्या कर लेगा, टेक इन कर लेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे, जिसमें इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा होगा देन इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी जो है टेक इन करेगा, यानी रिएक्टेंट्स जो है एब्जॉर्ब करेगा टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो देखिए, अब इस केस में जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एच पी बड़ा है देन एच आर, यानी प्लस वाला टर्म बड़ा है, माइनस वाला टर्म कम है। प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का। बड़ा कौन सा है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का क्या रहेगा, प्रोडक्ट का साइन क्या है, प्लस है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है इंथैल्पी क्या है, ज़्यादा है। तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, एंड फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम ये तो एंथैल्पी चेंज हो गया किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अगर केमिकल रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है तो चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव होगा, और अगर चेंज इन एंथैल्पी, अगर केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो चेंज इन एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है किस तरह से एंथैल्पी जो है टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी किस तरह से वेरी करेगा विथ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो एंथैल्पी किस तरह से चेंज होगा, या हम कह सकते हैं द किरचॉफ्स इक्वेशन।
तो यहाँ पे हम क्या डिराइव करेंगे, किरचॉफ्स इक्वेशन। ठीक है। इंथैल्पी ऑफ एन प्रोसेस वेदर फिजिकल और केमिकल वेरीज विथ टेम्परेचर। ठीक है। इंथैल्पी किसी भी प्रोसेस का, चाहे वो केमिकल हो या फिजिकल हो, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वेरी होता है, चेंज होता है। ठीक है। तो द एग्जैक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर वर्क आउट एज फॉलोज, यानी हम एग्जैक्ट जो इन्फ्लुएंस रहता है टेम्परेचर का किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस पे, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे, निकालेंगे। ठीक है। द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, तो हम इंथैल्पी, किसी भी रिएक्शन का इंथैल्पी निकालेंगे। तो पहले हम एक रिएक्शन एज्यूम कर लेते हैं, वही रिएक्शन ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था। ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। A and B are the reactants and C and D are the products, और small a, small b, small c and small d are the stoichiometric coefficient. तो enthalpy of a reaction is given by, यानी किसी भी रिएक्शन का जो इंथैल्पी होगा, यानी चेंज इन इंथैल्पी किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा समेशन। समेशन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक से ज़्यादा क्या है, प्रोडक्ट्स भी हैं और रिएक्टेंट्स भी हैं। तो समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट C प्लस इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट D माइनस इन समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी अगर आपको चेंज इन इंथैल्पी निकालनी है तो वो किसके बराबर होगा, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट का जो सम होगा वो माइनस करेंगे किसके साथ, सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू, अब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट का समेशन किसके बराबर होगा, समेशन किसके बराबर, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट C, लेकिन उससे पहले हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, प्लस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट D, लेकिन इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे विद स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट D। ठीक है। माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट A, कैपिटल A, उसको हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट B, उसको भी हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब हम इसको इंथैल्पी को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यानी क्योंकि हम क्या निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने रहे हैं, चेंज जो हो रहा है, इंथैल्पी का जो चेंज है या वेरी कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टेम्परेचर, यही हमारा टॉपिक है। तो इसलिए इंथैल्पी का तो हमने वैल्यू लिख लिया, अब हमें निकालना है कि इंथैल्पी जो है टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी करता है। तो वो निकालने के लिए हम इंथैल्पी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, लेकिन इंथैल्पी हम कब कैरी आउट करते हैं, इंथैल्पी किसके बराबर है, हीट एक्सचेंज, जब क्या कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो एट कांस्टेंट प्रेशर, विच इज इक्वल टू, ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये तो चेंज होने वाला नहीं है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे DHC इन इंथैल्पी ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर T एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लस इसी तरह स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट D बाहर आएगा, तो डेल ऑफ H कैपिटल D, ठीक है, डिवाइडेड बाय DT एट कांस्टेंट P। देखो इस एंथैल्पी को भी हमने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू T, इस एंथैल्पी HC को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू T, इस एंथैल्पी HD को भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू T। इसी तरह माइनस हम A को भी, HA को भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू T।
देखो आप माइनस प्लस माइनस आएगा बी, और एच बी को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इंथैल्पी है तो इंथैल्पी हम हमेशा मेजर करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हमें पता है, बट वी ऑलरेडी नो दैट, क्या पता है हमें पता है चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर है, कल वाले क्लास में भी हमने देखा था, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर है। और इसी तरह जब हमने हीट कैपेसिटी पढ़ा था वहाँ पे हमने दो हीट कैपेसिटीज पर्टिकुलरली डिफाइन किए थे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इस वाले जो इक्वेशन है इसको हम अभी थोड़ी देर बाद यूटिलाइज करेंगे, इस पे हम वापस आएंगे, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर किस एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये भी चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये भी है, सब यही है ना, सब एक ही चीज़ है। तो इन सब के बदले में क्या लिख सकता हूँ, देखो आप चेंज इन इंथैल्पी मुझे निकालना है तो ऐसे ही रखूँगा, विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू सी इंटू, ये क्या है, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट सी विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, जो किसके बराबर होगा, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट सी। तो सी इंटू हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट सी प्लस डी इंटू चेंज इन चेंज इन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट डी विथ टेम्परेचर टी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगा, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट डी के, माइनस ए चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ए विथ टेम्परेचर टी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगा, हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट ए, तो ए इंटू हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट ए। इसी तरह चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट बी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगा, हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट बी, तो सी इंटू सी पी हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट बी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर है, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट, या हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो ना, तो चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर है, हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर द प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर द रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स इंथैल्पी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा, तो चेंज इन इंथैल्पी जो होगा विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर वो किसके बराबर होगा, चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होगा, वेयर यहाँ पे डेल्टा सी पी चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगा, सम ऑफ हीट कैपेसिटीज, किसका हीट कैपेसिटीज को सम करेंगे, पहले क्या है प्रोडक्ट्स माइनस क्या होगा, माइनस किसको सम करेंगे, सम ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ क्या रिएक्टेंट्स, गुड। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, हीट कैपेसिटी प्रोडक्ट के माइनस हीट कैपेसिटी रिएक्टेंट के, तो क्या आ जाएगा, चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा, जो कि बराबर होगा चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं
किरचॉफ्स इक्वेशन। ठीक है, इट स्टेट्स दैट, अब किरचॉफ इक्वेशन क्या कहता है, वेरिएशन ऑफ किसका, डेल्टा एच, किसी भी रिएक्शन का, विथ क्या टेम्परेचर, ठीक है, एट क्या कांस्टेंट, क्या है प्रेशर, इस इक्वल टू किसके बराबर है, द डिफरेंस, इक्वल टू द डिफरेंस, किसका डिफरेंस, शाबाश, डिफरेंस इन किसका, हीट कैपेसिटीज का, किसका हीट कैपेसिटी, ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड क्या रिएक्टेंट्स, जिसको हमने किस से रिप्रेजेंट किया, डेल्टा सी पी से। ठीक है, तो चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगा, डिफरेंस इन हीट कैपेसिटीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा सी पी से रिप्रेजेंट किया। और इस इक्वेशन को भी हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स इक्वेशन कहते हैं। किरचॉफ इक्वेशन की और भी फॉर्म्स हैं जो हम अभी डिराइव करेंगे, तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। तो किरचॉफ इक्वेशन क्या था, डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर था, चेंज इन हीट कैपेसिटीज, यानी हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस हीट कैपेसिटीज ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो मैं इस डेल टी को उस साइड लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन हीट कैपेसिटी इनटू डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन बिटवीन, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ लिमिट्स रखना पड़ेगा, बिटवीन हम टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर करें तो टेम्परेचर T1 एंड T2, ठीक है, वी हैव। ठीक है, तो अगर इंथैल्पी को हम इंटीग्रेट करेंगे डेल डी एच को, इसको हम करेंगे फ्रॉम H1 टू H2। इसी तरह हम अगर टेम्परेचर को करेंगे डेल्टा सी पी डेल टी को, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम T1 टू T2। अब देखिए ये इंटीग्रेशन और ये डिफ्रेंसिएशन जो है कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचा, डेल्टा एच बचा, और लिमिट है H1 से H2 विच इज़ इक्वल टू डेल्टा सी पी, चूँकि कांस्टेंट होगा तो हम बाहर निकालेंगे, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2 किसको, डेल टी को, फिर से इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लिमिट्स अगर पुट करना है तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 हो जाएगा। पहले H2 लगाएंगे अपर लिमिट, फिर माइनस क्या होगा, लोअर लिमिट H1 इक्वल टू डेल्टा सी पी। अब यहाँ क्या बचा, T बचा, और लिमिट क्या है, T2 और T1, या हम कह सकते हैं डेल्टा H2 यानी इंथैल्पी एट टेम्परेचर T2 माइनस इन चेंज इन इंथैल्पी एट टेम्परेचर T1 इक्वल टू चेंज इन हीट कैपेसिटीज इनटू अ फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस T1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये भी एक क्या है, फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स इक्वेशन है, वेयर यहाँ पे क्या है, शाबाश, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H1 क्या है, चेंज इन इंथैल्पी है, और इंथैल्पी किस पे चेंज इन इंथैल्पी है, डेल्टा H2 जो है वो चेंज इन इंथैल्पी है एट टेम्परेचर, जब क्या हो, टेम्परेचर T2 हो, एंड डेल्टा H1 चेंज इन इंथैल्पी है जब टेम्परेचर क्या हो, T1 हो रिस्पेक्टिवली।
ये हो गया चेंज इन, अगर हम इंथैल्पी की बात करते हैं विद चेंज इन टेम्परेचर। और अगर हम बात करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ चेंज इन क्या टेम्परेचर, तो वहाँ के उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा जो हमने मोलर हीट कैपेसिटी हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पे फिर से हमें एक बार लिखना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा। वो क्या था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो किसके बराबर था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह से किरचॉफ्स इक्वेशन में, ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर था, चेंज इन कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर था, इसी तरह एनालॉगसली, ठीक है, तो टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी पे किस तरह से डिपेंड करेगा, तो चेंज इन, ठीक है, तो Cp इज इक्वल टू क्या था, चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर था। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर है, चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर। इसलिए अगर हम लिखें चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ डेल्टा लगाना पड़ेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगा, चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, या मैं इसको फिर से काट के एक बार फिर से लिख रहा हूँ। देखिए Cp इज इक्वल टू क्या था, चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर है, चेंज इन हीट कैपेसिटी के बराबर है। तो इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगा, देखो अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो हमने चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो किसके बराबर होगा, चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट किसके बराबर, वॉल्यूम के बराबर होगा। ये थर्ड फॉर्म होगा किसका, किरचॉफ्स इक्वेशन का। अब हम इसको भी अगर इंटीग्रेट करें, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डी डेल यू इज इक्वल टू डेल सी वी, इस डी टी को इस साइड ले जाएंगे तो डेल टी आ जाएगा। फिर से हम इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम u1 टू u2 विच इज इक्वल टू डेल सी वी को हम बाहर रख सकते हैं, टेम्परेचर T1 से T2, तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कैंसिल, डेल्टा u बचा, तो डेल्टा u बचा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डेल u2 माइनस क्या आ जाएगा, डेल u1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल सी वी, टेम्परेचर बचा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट T2 माइनस T1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट T2 माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट T1 इज इक्वल टू चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू T2 माइनस T1, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 and 4, equation 1, 2, 3 and 4 was first derived by Kirchhoff। ये जो 4 इक्वेशंस हमने अभी तक लिखे, ठीक है, उसमें पहला इक्वेशन था चेंज इन इंथैल्पी विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर था, चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर था। दूसरा इक्वेशन था change in enthalpy at temperature T2 minus change in enthalpy at temperature T1 is equal to change in heat capacity at constant pressure into T2 minus T1। थर्ड इक्वेशन क्या है, change in internal energy with change in temperature at constant volume किसके बराबर है, change in molar heat capacity at constant volume। और चौथा जो इक्वेशन था वो था change in internal energy at temperature T2 minus change in internal energy at temperature T1 is equal to change in molar heat capacity at constant volume into T2 minus T1।
ये जो चारों इक्वेशंस थे ये फर्स्टली किसने पहली बार डिराइव किया था, किरचॉफ्स ने। इसलिए इन चारों को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, किरचॉफ्स इक्वेशन। ठीक है, और इस इक्वेशंस को, इन इक्वेशन को हम क्या करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर मुझे टेम्परेचर T1 पे, ठीक है, अगर मुझे टेम्परेचर T1 पे इंथैल्पी पता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर T1 पे मुझे चेंज इन इंथैल्पी पता है, और ये जो डेल्टा Cp है यानी चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी, ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो हम लिटरेचर में आराम से अवेलेबल होता है, हमें आराम से बुक से मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी नॉन क्वांटिटी हो गया। देखो यहाँ पे कितने नॉन क्वांटिटीज हो गए। अगर T1 पे चेंज इन इंथैल्पी हमें पता है तो T1 भी पता हो गया, चेंज इन इंथैल्पी भी पता हो गया, और ये चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो लिटरेचर में आराम से मिल जाता है, बुक में आराम से मिल जाता है, तो ये भी नॉन क्वांटिटी हो गया। तो नॉन क्वांटिटी कितने हो गए, 3 हो गए। तो अगर मुझे एक टेम्परेचर पे चेंज इन इंथैल्पी पता है तो दूसरे टेम्परेचर पे, तो ये भी नॉन हो गया, तो दूसरे टेम्परेचर पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, चेंज इन इंथैल्पी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड मुझे क्या, हीट कैपेसिटीज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पता हो। ठीक है, अगर मुझे हीट कैपेसिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट पता हो और एक टेम्परेचर पे मुझे इंथैल्पी पता हो, यानी फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस पे मुझे इंथैल्पी पता हो, चेंज इन इंथैल्पी पता हो, तो 20 या 30 या 40 या 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी टेम्परेचर पे मैं चेंज इन इंथैल्पी निकाल सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये था किरचॉफ्स इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच, होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।